So, hello everyone and welcome to the new lecture. The aggregates of national income. राष्ट्रीय आय के समुच्चय मतलब देखो, नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड थे, उसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? 8 तरीके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा 8 तरीके, तो उस पर मत फोकस करने की, पहला हो गया, दूसरा नहीं है, अभी बस समझना। पहला है जीडीपी। हर किसी ने इस शब्द को सुना होता है, हर किसी ने, है ना। कंट्री की जीडीपी बढ़ गई, घट गई, हमने जापान को सरपास कर दिया, इस तरीके से आप सुनते रहते हो, जर्मनी को, जापान को, ऐसे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको। ये मेजर करता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, हाईलाइट करता हूं मैं इनको, ठीक है। क्या है? वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो इसमें से ये चीज तुम समझते हो। फाइनेंशियल ईयर तुमने अभी पढ़ रखा है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। इन जीडीपी सेकेंड हैंड गुड्स आर नेवर काउंटेड, ये ध्यान रखना है। फाइनल गुड हमें काउंट करना है। जैसे मान लो मैंने ये फोन लिया था 50,000 का, ठीक, तो इसको अब जीडीपी में काउंट कर लिया गया होगा, सिंपल। लेकिन अब मैं फिर से इसको बेच दूंगा 30,000 में, अब नहीं काउंट करना है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो 30,000 है, 30,000 जो हो गया, ये उस 50,000 के अंदर ही तो था। वो 30,000 मैंने कुछ 30,000 का बनाया थोड़ी ना है, कोई चीज प्रोड्यूस थोड़ी ना हुई है, कोई चीज प्रोड्यूस थोड़ी ना हुई है, कि प्रोड्यूस हुई है ना, उसी को अब वो 10,000 का बेच देगा। ऐसे थोड़ी ना है कि 50,000, 30,000, 10,000, ऐसे तो भी कंट्री की जीडीपी फालतू में ही बढ़ती रहेगी। तो सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेज सब कभी काउंट नहीं किया था। क्यों? वही पाप हो जाता है। कौन सा पाप? डबल काउंटिंग का पाप हो जाता है, तो इसलिए नहीं करना है। When calculating GDP, value of only final goods is considered and not intermediate goods to avoid double counting. तो GNP आते हैं, अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे आते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। हियर द कीवर्ड इज व्हाट? कीवर्ड है यहाँ पे नेशनल्स, ठीक है, नेशनल्स ऑफ द कंट्री। यही अंतर है जीडीपी में और जीएनपी में। नेशनल्स का मतलब ये होता है जो लोग भारत के नागरिक हैं, वो लोग, उनकी बात हो रही है। भारत के नागरिक सिर्फ भारत में ही तो नहीं रहते, वो ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, वो अफ्रीका में भी रहते हैं, वो यूरोप में भी रहते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका में भी रहते हैं, वो साउथ अमेरिका में भी रहते हैं। सर भारत के अंदर तो ऐसे वो भी लोग रह रहे होंगे ना जो भारत के नहीं होंगे, तो फिर उनका हटा देना होता है। उनकी कंट्री जोड़ेगी। कोई अफ्रीकन रह रहा है यहाँ, कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी है यहाँ पे, कोई जापानीज है ना, टोयोटा कंपनी है यहाँ पे काम कर रही है, तो टोयोटा कंपनी की जो कार बना के सेल होती है वो भारत अपने जीडीपी में जोड़ता है, जीएनपी में नहीं। क्यों? क्योंकि टोयोटा कंपनी भारत की नहीं है, जापान की है, तो जापान अपने जीएनपी में जोड़ेगा। वो अपने जीडीपी में नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन जीएनपी में जोड़ेगा। तो जीएनपी का मतलब यह है कि जीडीपी में से, जैसे मान लो पूरे देश, जीडीपी क्या है, पूरे देश में कितनी इनकम करी गई, वो उसमें हटा दो, ठीक है, जो अब्रॉड में इनकम चली गई, बाहर चली गई, और अंदर ले आओ जो भारत के लोग की है, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से वो इनकम ले आओ जो हमारे भारतीयों की हो, और उसको ले जाओ जो भारतीयों की ना हो। तो तुम मुझे बताओ, भारत का जीडीपी ज्यादा होगा या जीएनपी ज्यादा होगा? भारत में तुमको पता है कि हम इतने, भाई गवर्नमेंट ने चला रखा है मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। पता है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में अंतर क्या है? मेक इन इंडिया का मतलब भारत में बनाओ, और मेड इंडिया का मतलब होता है भारत का बना हुआ। भले मेक इन इंडिया गवर्नमेंट चला रही है, समझ रहे हो अभी, कि भारत में आओ, भारत में आके बनाओ। आ जाएंगे ना, यहाँ बनाएंगे तो भी वो जीडीपी में ही आएगा, जीएनपी में नहीं आएगा। और आपको पता है कि बहुत सारी कंपनी जो भारत में काम कर रही हैं वो विदेश की कंपनियां हैं। हमारे पास हमारा बहुत कम ही है जो हमारे पास है, तो इसलिए भारत का जीएनपी कम है उसके जीडीपी से। तो अगर मुझे वो, उसको छोड़ दो जो लिखा हुआ, इसको छोड़ो अभी पूरा। ये देखो जीएनपी कैसे निकालते हैं जीडीपी से, जीडीपी से जीएनपी कैसे निकालते हैं, नीचे वाला देखो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो फैक्टर इनकम भेज दिया, टू फ्रॉम अब्रॉड, जो मिल गया, जो भेज दिया, जो मिल गया। तो एक तरीके से इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है ये, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, जैसे कि चिंगम, चिंगम, ऐसे लिखो, इसी को ही ऐसे तो लिख रहे थे, तो वही है ये, ठीक,
प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बस तुमसे दिक्कत कहाँ आएगी, तुम यहाँ माइनस मत कर देना बस। नेट फैक्टर मतलब किसी चीज से किसी चीज को घटाया है तभी नेट आता है। कहीं भी नेट शब्द दिख जाए ना तो मतलब है किसी चीज को तो घटाया गया है। जैसे ये एनडीपी है, क्या है एनडीपी, हम क्या पढ़े थे जीडीपी। तो पता है जीडीपी में डेप्रीसिएशन जब घटाते हैं तो नेट आता है। ये समझिए ना कि जीएनपी कैसे प्राप्त करते हैं जीडीपी से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं। इट इज द मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक, ये एनडीपी। वैसे तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहीं पे होना चाहिए था पीछे, लेकिन यहाँ पड़ा हुआ है क्योंकि इसका एनडीपी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा है उससे लेना देना है। तो इट इज द मेजर, एनडीपी इज द मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द डिप्रिसिएशन ऑफ और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जब ये लैपटॉप बना, जब मोबाइल बना, जब कुछ भी बना तो मशीनरी का यूज हुआ होगा। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये भी जीडीपी में काउंट होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं जब तुमको पढ़ा रहा हूं तो मैं इस लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे पास एक पेन टैब है, मेरे पास और भी कुछ चीजें हैं, माइक है, ये वो फलाना ढिमका सब कुछ है। तो इनकी वैल्यू घट नहीं रही है। मैं मान लो कि महीने में 1,00,000 रुपए कमाता हूं कोर्स वोर्स बेच के सब कुछ, ठीक, उसमें जो ये मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूं, पेन टैब का और ये सारी चीजें, ठीक है, इनका मूल्य ह्रास भी तो होगा, मतलब इनकी कीमत भी तो गिरेगी। अगर ये 1,00,000 का लैपटॉप है तो अगर मैंने एक साल में 12 लाख रुपए कमाए तो हो सकता है मैंने इसकी कीमत लैपटॉप को, क्योंकि मैंने यूज किया तो इसकी कीमत 10,000 से घट गई, इस पेन टैब और सबका मिला के 5,000 से घट गई, तो 15,000 हटा देना उस 12 लाख में, उसको बोलेंगे डेप्रीसिएशन। जो 12,000 जो मैंने चीजें यूज करी जिनको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, जो मैंने चीजें यूज करी जिनको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, उनकी वैल्यू भी तो डेप्रीशिएट होगी, घटेगी। तो प्लीज उसको हटा दीजिए, और जब उसको हटा देंगे जीडीपी से तो एनडीपी आ जाएगा, ग्रॉस से नेट बन जाएगा। समझ में आई चीज? ठीक है, तो जो चीजें यूज होती हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करते वक्त, जैसे मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, कोई सामान कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा, टी शर्ट बना रहा होगा, तो उसने फैक्ट्री में मशीन ले रखी होगी, तो उसकी वैल्यू भी तो डिप्रिशिएट करेगी। ठीक, तो वियर एंड टियर जो होता है गुड्स का, ठीक है, वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स, अभी सब लिखा हुआ है सर पीछे, क्या है ना, ये लिखा हुआ है देखो। तो कैपिटल गुड क्या है? दे आर द फिजिकल गुड्स यूज्ड बाय बिजनेसेस टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज बट दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। तो हमें सिंपल ये याद रखना है कि अगर हमें एनडीपी में जाना है जीडीपी से तो डेप्रिसिएशन घटा देना है, सिंपल। ऐसे ही एनएनपी है, ये नेट नेचुरल प्रोडक्ट, तो कुछ नहीं, जीएनपी से डेप्रिसिएशन घटा देना है तो एनएनपी, यानी ग्रॉस से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट आ जाएगा। ओके डन, 4 एग्रीगेट्स हो गए, मैंने 8 बोले थे, 4 हो गए, जीडीपी एनडीपी, ठीक है, या फिर जीडीपी पहले हमने पढ़ा, फिर जीएनपी, फिर जीडीपी में डेप्रिसिएशन घटाया तो एनडीपी, और जीएनपी में डिप्रेशन घटाया तो एनएनपी हो गया, वो ग्रॉस का नेट हो गया, खत्म। तुम मान लो कि कोई चीज खरीदने जाओ, बिस्किट का एक पैकेट भी खरीदोगे ना, ठीक है, ये 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी, उसमें जीएसटी होगा, उसमें टैक्स होगा। फैक्टर कॉस्ट क्या है? बनाने में आई लागत, कारक लागत। तो इसीलिए जब हम फैक्टर कॉस्ट निकालने जाते हैं तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो। तो मार्केट में जब कोई चीज जाती होगी तो जितना उसको बनाने में आई लागत वो प्लस टैक्स भी गवर्नमेंट ले लेती होगी, और गवर्नमेंट बोलती है भाई सब्सिडी हटा देना यार, हाँ, क्योंकि सब्सिडी इसीलिए दिए थे ताकि लोगों को मार्केट प्राइस जो है वो कम में पड़े। तो बस अब आपसे पूछे फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालना है, तो उधर पहुंचा दो इनडायरेक्ट टैक्स, वो घट जाएगा, सब्सिडी जुड़ जाएगी। यहाँ माइनस लगाओगे, ब्रैकेट में इतनी गणित तो हो पाती होगी कि जब माइनस को कॉमन लोगे तो माइनस इससे हट जाएगा, सब्सिडी में लग जाएगा, और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को बोल देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आ गया फार्मूला, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बेसिक लेवल क्या हो सकता है सर? बेसिक लेवल पता है क्या हो सकता है? ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को कुछ प्रोडक्शन टैक्सेस देनी होंगे, प्रोडक्शन टैक्स देना हो, मतलब देना पड़ा होगा। प्रोडक्शन टैक्स मतलब कि लाइसेंस देना पड़ा होगा इसको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी,
रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें जिनका आप कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, कितना प्रोड्यूस, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमको ये पैसा तो देना ही होगा। अगर हम बेसिक लेवल पे चले जाएं कि फैक्टर कॉस्ट में जो हमको बनाने में आई लागत है, क्या लागत है? मैंने अपने मजदूरों को सैलरी दी, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, अपना मुनाफा दिया। इसके अलावा यार मैंने प्रोडक्शन टैक्स भी तो दिया होगा, वो कौन देगा? लेकिन गवर्नमेंट कई बार सब्सिडी भी देती है, प्रोडक्शन की सब्सिडी। हाँ जी, प्रोडक्शन की जिस तरीके से प्रोडक्ट सब्सिडी होती है वैसे प्रोडक्शन सब्सिडी भी होती है। अगर तुम पटाखा फैक्ट्री डाल रहे हो, अगर तुम सिगरेट फैक्ट्री डाल रहे हो, तो तुमको स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा देना पड़ेगा, तुम्हें लाइसेंस फीस ज्यादा देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन इधर 3 जगहों से लेना होगा। तो उसने क्या किया? प्रोडक्शन टैक्स बढ़ा दिया, सो दैट पैसा बढ़ जाए, उसका कीमत बढ़ जाए। अब आते हैं रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, अभी समझ में आ जाएगा। मैकबुक है ये, ठीक है। मैकबुक मतलब एप्पल का लैपटॉप, सेव का लैपटॉप, ठीक। मान लेते हैं कि इंडिया में इनका प्रोडक्शन होता था मैकबुक का, ठीक है। और मैकबुक जो है तब मिलता था कितने का? मैकबुक मिलता था 50,000 का, ठीक है। और तब ना एप्पल की जो कंपनी थी वो 2 मैकबुक बनाती थी, ठीक है। ये तो यहीं पे लिख देता हूँ ऐसे। वो कितने मैकबुक बनाती थी? 2 मैकबुक बनाती थी। तो यानी कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 1 लाख रुपए था जीडीपी में। अच्छा, अब तुमसे बोल दूं अभी भी 1 लाख रुपए ही कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, अभी भी 1 लाख रुपए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें देख के समझ में आता है कि अच्छा, एप्पल का जो कंट्रीब्यूशन है अपनी जीडीपी में वो जैसे आज से 10 साल पहले था आज भी उतना ही है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जब हम पिक्चर को डिटेल में समझेंगे या फिर समझने का प्रयास किया तो पता चला पहले मैकबुक 1-2 बनते थे, आज मैकबुक 1 ही बनता है? तो फिर सेम कैसे निकला? ऐसे निकला कि जो मैकबुक का प्राइस था वो 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो गया है अभी। अच्छा, ऐसा है, हाँ, तभी 1 लाख आ रहा है, यानी कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले 2 मैकबुक बनते थे, अब तो 1 ही मैकबुक बनता है। तो मैं क्या बोलूं इसको, इस जीडीपी को मैं क्या नाम दूं? डिक्रीज हो गई जीडीपी। सर वो तो 1 ही लाख है। तो वो 1 लाख इसलिए है क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई, और कीमत बढ़ गई है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो सर करें तो करें क्या? इसको हटाओ। सर कैसे हटाएं? 50,000 इसका कॉस्ट मानो। सर कैसे माने? बेस ईयर मानो, एक आधार वर्ष मानो। एक वर्ष को आधार वर्ष के तौर पे मान लो, और उसके हिसाब से ही चाहे आज प्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे 2 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, उसी प्राइस को तुम कांस्टेंट रखो। कांस्टेंट रखो प्राइस को, इन्फ्लेशन हट जाएगा, मिल जाएगी रियल जीडीपी। जैसे कि रियल इंटरेस्ट रेट कल पढ़ाए थे कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो तुम चार्ज कर रहे हो उसमें से इन्फ्लेशन हटा दो। हो सकता है कि तुम बोल रहे हो कि मैं तो 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा हूं, अच्छा, लेकिन पता चला इन्फ्लेशन भी 5% है, तो तुमको मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है तुमको ब्याज में, ठीक है। तो इस तरीके से, तो उसी तरीके से है, यानी कि इन्फ्लेशन हटा दो इस नॉमिनल से तो रियल मिल जाएगा, नहीं तो लगेगा हो कितनी जीडीपी बढ़ गई है। अगर तुम करंट प्राइसेस, आज के मौजूदा प्राइसेस पे तुम कैलकुलेट करोगे वर्तमान कीमतों में, तो तुमको बढ़ी हुई नजर आएगी जीडीपी। लेकिन अगर तुम स्थिर कीमतों में करोगे, कांस्टेंट प्राइस करोगे, एक वर्ष को एक आधार वर्ष बोल दोगे, निर्धारित कर दोगे, बेस ईयर निर्धारित कर दोगे, तो इन्फ्लेशन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वो। ओके, कैसे करते हैं इसके लिए ध्यान रखना है कि मुद्रास्फीति कारक यानी जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हिंदी में इसको मुद्रास्फीति कारक बोलते हैं। कौन कैलकुलेट करता है देश में जीडीपी? सीएसओ। किसके अंडर में आता है? मॉस्पी, जो हमारा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करता है, ठीक है। बेस ईयर इसका 2011-12 अभी तक हुआ करता था, लेकिन 2022-23 रिवाइज हो चुका है, जैसे कि हमारे डब्ल्यूपीआई का। चलो आगे बढ़े अभी, तो 2022-23 अभी रिवाइज हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं अभी और देखते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम मतलब पूरे देश की इनकम अपॉन देश की कितनी जनसंख्या है, तो उससे पता चल जाएगा हर आदमी कितना अर्न कर रहा है। सिंपल, देश इनकम है 1000 रुपए, देश में रहते हैं 10 लोग, तो हर आदमी की नेट इनकम मतलब एक तरीके से क्या इनकम होगी? 100 रुपए। वो हो सकता है कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन इन जनरल 100।
यहीं से पर कैपिटा इनकम निकल आती है। अब आते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तुमसे मैं बोलूं आज $1 में कितना रुपया आता है बताओ? $1 में 92 रुपीज़ है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो अमेरिका में $1 में मिल जाता होगा वही यहाँ पे भारत में 92 रुपीज़ मिलेगा। यही मतलब है ना? नहीं है, नहीं है। तुमको नहीं लगता यहाँ भारत में 92 रुपीज़ में बहुत कुछ मिल जाएगा, $1 में वहाँ पे उतना नहीं मिलेगा। हो सकता है $1 में वहाँ एक बर्गर मिले, यहाँ 92 रुपीज़ में 2 बर्गर मिल जाए, वही सेम बर्गर, सेम मैकडोनल्ड वाला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझे दया क्या हुआ? इसका मतलब हुआ $1 बराबर 46 रुपये। क्यों? क्योंकि वहाँ $1 में एक बर्गर मिल रहा है, यहाँ 46 रुपये में एक बर्गर मिल रहा है, तो $1 मतलब 46 रुपये। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर। उस $1 की जितनी परचेजिंग पावर है उतनी ही 46 रुपये की है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है ये एक्सचेंज रेट जो एक्चुअल में चल रहा है मार्केट के हिसाब से, ये परचेजिंग पावर के हिसाब से अगर देखें, हम ये नहीं बोल सकते हैं प्राइमा फेसी ये जो मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से एक्सचेंज रेट चल रहा है कि जितनी $1 में वहां मिल रही उतनी, ना 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 ना। एक्चुअल में जब हम क्या करते हैं, कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स या कमोडिटीज को लेते हैं जो दोनों कंट्रीज के लोग कंज्यूम कर रहे होंगे, ऐसे कुछ आइटम्स को ले लें और फिर वो देखें कि वो आइटम्स वहां कितने मिल रहे हैं, यहाँ कितने मिल रहे हैं, उस हिसाब से जो एक्सचेंज रेट निर्धारित होता है। अब आते हैं पर्सनल इनकम पे। टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अर्न फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर टैक्सेस, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है। पर्सनल इनकम है ये, कैसे निकालते हैं? जो देश की इनकम है, नेशनल इनकम, उसमें जोड़ दो इनकम। मैं फिर से बता रहा हूँ, नीचे वाला मत देख लेना, अभी जितना बता रहा हूँ उतना। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, जो इनकम मिली तो है लेकिन कमाई नहीं है। ऐसी कौन सी इनकम होती है जो मिलती तो है लेकिन कमाते नहीं है? लाडली बहना योजना कमाई है तुमने? ना ना, फ्री में फंड का पैसा है, ट्रांसफर पेमेंट। याद करो, ऐसी कौन सी इनकम है जो अर्न तो करते हैं लेकिन मिलती नहीं है? कौन सी इनकम है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ये समझ नहीं आया सर? ना ना ना, ये तो नहीं है। वंस मोर सर, रिपीट सर, आज तो हमें ये कुछ समझ ही नहीं आया। बता रहे हैं ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि जब हम किसी कंपनी में मान लो कि शेयर्स एंड इसमें सब में पैसा लगाया हमने, ठीक, उस कंपनी का मुनाफा हो गया, लेकिन उस कंपनी ने अभी जो मुनाफा है शेयर्स में जो उसको हुआ है वो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी ट्रांसफर नहीं किया, उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसने अभी प्रॉफिट्स को। जो हम खर्च करते हैं टैक्स भरने के बाद इनकम को, वही है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि मान लो मेरी इनकम है साल की 12, मान लो कि वैसे 12 लाख में तो टैक्स नहीं है, 15 लाख है मेरी साल की इनकम, तो जो एक्स्ट्रा 3 लाख है, क्योंकि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो एक्स्ट्रा जो 3 लाख है उसमें मैं टैक्स भरूंगा। टैक्स मान लो मैंने भरा 50,000, तो मेरी जो इनकम, मेरी पर्सनल इनकम तो 15 लाख है, लेकिन मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 14.5 लाख है। क्यों? क्योंकि वो जो 15 लाख है उसमें मैंने अभी टैक्स भरा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा 15 लाख खर्च कर दूंगा, मुझे उसमें 50,000 टैक्स भी भरना होगा। तो इट इज द अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन हैज आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड अदर मैंडेटरी विदहोल्डिंग्स। तो डिस्पोजेबल इनकम इज पर्सनल इनकम। ये कुछ और टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जैसे ग्रीन जीडीपी क्या होती है, ग्रीन जीडीपी, हरी जीडीपी क्या होती है। तो कंट्री की जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंट में जितना डैमेज किया। जैसे कि अभी वो जेरेमी वेड आया था भारत, तो जेरेमी वेड आता है, पहले जाता है वो वेस्ट बंगाल सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है, वो गंगा रिवर की हेल्थ को ट्रैक करने आया था कि आज से जब वो बहुत साल पहले, आई थिंक 1983 में आया था पहली बार भारत, अपने मिड 20s में, तब उसको एक मछली मिली थी, कुछ मशुआ करके उसका नाम था, गंगा में ही वो पाई जाती है, गंगा वो कैच करने आया था। तो वो देखने आया था कि गंगा की हालत कैसी है, क्या वो मछली आज भी उसको मिल रही है, कैसी वाइल्ड लाइफ है। तो वो हर जगह की नदियों में जा रहा है, चाइना की यांगजे वगैरह में गया, तो गंगा में आया था अभी, तो ये वहां गया, मछलियां वगैरह उतना था ही नहीं, वो देखा, ठीक है, और पीछे गया, ये तो डेल्टा हो गया, वाराणसी गया, ओए है, ठीक है, जो मानक 0 होना चाहिए पीने के लिए और जो मानक होना चाहिए 500 से कम तैरने के लिए, वो मानक है 82,000। और वो वहां के बोर्ड में लिखा है, कोई मिश्रा जी करके थे, ठीक है, जिनको चिंता है गंगा की हेल्थ को लेके, तो उन्होंने मानक लिख रखे थे। और जब उसने खुद टेस्ट किया तो उसमें पता है क्या था, वो बैक्टीरिया था जो ह्यूमन फीसेस में पाया जाता है, यानी ह्यूमन वेस्ट जो होता है, वो वहां बैक्टीरिया, सब समझ रहे हो। वो कहाँ से आया, फिर और ऊपर गया, वो कानपुर गया, वो कानपुर में आया, ठीक है,
बोला परमार जी। हमने कहा हाँ जी बताइए। गंगा की, हमने कहा बिल्कुल टेस्ट करिए जी, बिल्कुल रैली है इनको जरा थोड़ा सा, गवर्नमेंट। तो आए, ठीक है। तो देन ही सॉ कि भाई मतलब खराब, बहुत खराब, पूछो ही मत। अब मैं तो जा रहा हूँ भाई, वैसे तो उसके बाद उत्तराखंड जाते हैं जहाँ पर उनको मछली मिल जाती है, ठीक है, ऋषिकेश वगैरह में वो जाते हैं तो वहाँ पर उनको मछली मिल जाती है फाइनली जाके। तो ही शोज कि यहाँ से तो मुझे होप खत्म हो गई थी, बट देर इज स्टिल सम होप, अभी भी है आशा कि अगर इसमें सही से काम किया जाए, गंगा नदी को में इसको कंजर्व किया जाए, तो अभी भी होप है। ये मछली वो होप को दिखा रही है। और कानपुर में उन्होंने देखा कि भयंकर लेदर टैनरीज का, है ना, लेदर में बहुत पानी यूज होता है, ठीक है, और वो जो लेदर टैनरीज का जो गंदा माल है वो सब, जिसमें क्रोमियम, आर्सेनिक, ये सब जा रहा है अनट्रीटेड तरीके से गंगा नदी में, सीवेज डायरेक्टली अनट्रीटेड गंगा नदी में। तो जितना डैमेज हुआ अगर उसको हटा दें, देन वो आती है, उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। वैसे कंट्रीज उसको यूज करती नहीं है। ये रिसेशनरी गैप क्या होता है? औकात कितनी है और कितना परफॉर्म किया है, उसके बीच गैप रिसेशनरी गैप। औकात कितनी है जीडीपी की और तुम जीडीपी की कितना तुमने किया है। औकात तुम्हारी $100 बिलियन की, तुमने किया $80 बिलियन, जो $20 बिलियन का, वो रिसेशनरी गैप, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी वही जो मैंने आपको बताया, इट इज द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी वुड प्रोड्यूस इफ इट्स रिसोर्सेज वर फुल यूटिलाइज। अगर उसके रिसोर्सेज का पूरा उपयोग किया जाता तो कितना जीडीपी बनता, वो है फुल यूटिलाइजेशन, ठीक है। वीके राव, ये ऐसे फैक्ट है मिसलेनियस, पहले थे जिन्होंने साइंटिफिक अप्रोच दिया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इन्होंने 2 सेक्टर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन भी दिया था, जिसने वीके राव ने, बस नाम याद रखिएगा, ठीक है। लेक्चर होता है खत्म।